आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी के बारे में। और अपने इस लेक्चर में हम हमारे वर्तमान भारतीय संविधान के विकास और उत्पत्ति के बारे में सारगर्भित शब्दों में समझेंगे। दैट मीन्स इसेंस ऑफ द इवेल्युएशन एंड ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अगर भारतीयों के लिए संविधान की आवश्यकता को महसूस किया गया तो वह मानवेंद्र नाथ राय जी द्वारा, जो कि उस समय एक प्रख्यात क्रांतिकारी चिंतक थे, द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कि कांग्रेस द्वारा उस समय किसी बात का, किसी विचार का समर्थन नहीं किया जाता था या कांग्रेस मंच से किसी विचार को नहीं उठाया जाता था, तब तक कि उसको ऐसी महत्ता प्रदान नहीं की जाती थी। तो इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मानवेंद्र राय जी की बात का समर्थन 1934 में किया। और इतना ही नहीं कि उसने इस आशय का प्रस्ताव भी कांग्रेस से पारित किया और इस मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। पुनः इसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में यह सुझाव दिया कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें वह सदस्य हों जो सार्वभौमिक वैध मताधिकार से चुनकर आए हों। अब लगातार जब कांग्रेस मंच से संविधान के निर्माण की मांग लगातार उठने लगी तो अंततः ब्रिटिश सरकार को 1940 में इन मांगों की जगह पर अगस्त प्रस्ताव सामने रखा। और अगर देखा जाए तो यह बड़ा ही तकनीकी बात थी कि ब्रिटेन ने इन मांगों की जगह में संविधान सभा के मांगों की जगह पर एक दूसरा प्रस्ताव सामने रखा। तो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने भी यह मान लिया कि भारतीयों को भारतीय संविधान जैसी कुछ चीज़ चाहिए, तभी तो उसके विकल्प के रूप में उसने अगस्त प्रस्ताव को सामने रखा। और ऐसा कहा जाता है कि संविधान की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया, तभी उसके बदले में अगस्त प्रस्ताव रखा गया। ठीक, लेकिन जब अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया तो पुनः 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए और संविधान के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल का प्रारूप प्रस्तुत किया, लेकिन भारतीयों ने उसे भी नकार दिया। अंततः फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा, जिसमें संविधान सभा के लिए योजना को अंतिम रूप दिया गया। दैट मीन्स अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि जो भारतीयों द्वारा संविधान सभा के लिए मांग की जा रही है उसको ऐसे ही नकारा नहीं जा सकता। और अंततः थक हार कर उसने फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। विकल्प में क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन और इनमें से कोई नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा, जिसमें संविधान सभा के लिए योजना को अंतिम रूप दिया गया। इसके 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। इस योजना के अनुसार, अब यहाँ संख्याओं को ध्यान दीजिएगा, 292 सदस्यों को प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों द्वारा चुना जाना था। 93 सदस्यों को देशी रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर सम्मिलित किया जाना था और 4 सदस्यों को मुख्य आयुक्त वाले प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ इत्यादि और ब्रिटिश बलूचिस्तान से लिया जाना था। अतः अगर कहा जाए
अविभाजित भारत, अविभाजित भारत का मतलब वर्तमान में जो हमारा भारत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों को मिला करके अविभाजित भारत कहा गया है। तो अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 292 + 93 + 3 + 4 389 थी। ठीक है, इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित संस्था थी। दैट मीन्स इसमें प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति थे। पुनः 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई। ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई, ये अविभाजित भारत की संविधान सभा थी। ठीक है, अविभाजित भारत की संविधान सभा थी। मीन्स इसमें भारत और पाकिस्तान की संयुक्त संविधान सभा थी, तब दो देशों की संकल्पना नहीं थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सर्वाधिक वयोवृद्ध का मतलब सीनियर सदस्य थे, अतः अस्थाई का मतलब जो परमानेंट ना हो, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया, जैसा कि फ्रांसीसी शासन में परंपरा के अनुसार किया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, किस परंपरा के अनुसार को फॉलो करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई सदस्य अध्यक्ष बना दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी शासन में परंपरा में ऐसा है। आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम की घोषणा अस्थाई अध्यक्ष के रूप में की। अस्थाई का मतलब टेम्परेरी, और प्रथम दिन की पूरी बैठक का प्रसारण सीधे आकाशवाणी पर किया गया। 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। दैट मीन्स परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, और सच्चिदानंद सिन्हा अपने पद से स्वतः हट गए। इसी दिन श्री H.C. मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान का अध्यक्ष बनाया गया, तथा सर B.N. राव मीन्स बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का विधि सलाहकार एवं सचिव नियुक्त किया गया। सभा की प्रथम बैठक के दिन कुल 207 सदस्य उपस्थित थे। ये वह सदस्य हैं, वह मेंबर हैं जो प्रेजेंट थे 207, जिनमें 9 महिला सदस्या थी। टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर 9, जबकि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, 15 फीमेल मेंबर्स। उसके बाद में देखिए 3 जून 1946 को माउंटबेटन योजना के अनुसार कुल 389 सदस्यों में से 90 पाकिस्तान संविधान सभा में सदस्य बन गए, क्योंकि अब अविभाजित भारत विभाजित भारत बन गया था और भारत अब एक नहीं 2 देश था। तो संविधान सभा में भी 2 भाग कर दिए गए, और पाकिस्तान के हिस्से में जो संविधान सभा गई उसमें टोटल 389 मेंबर्स में से 90 पाकिस्तान संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर बनाए गए। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए। दैट मीन्स अगर 389 - 90 करें तो 299 आएगा। 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की और संविधान सभा की वैधानिक स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पाकिस्तान को नेगलेक्ट करेंगे और भारत के मीन्स विभाजित भारत के बारे में बात करेंगे, जो भारत की असेंबली थी। वैधानिक स्थिति मतलब लीगल सिचुएशन क्या थी। पहला, संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु निकाय का दर्जा दे दिया गया। संप्रभु निकाय का अर्थ होता है ना तो कोई आंतरिक शक्ति और ना ही कोई बाह्य शक्ति संविधान सभा के निर्णयों को चुनौती दे सकती है, जिसका अर्थ था अब से ब्रिटिश संसद और सरकार का संविधान सभा पर कोई नियंत्रण एवं हस्तक्षेप नहीं रह जाएगा
और अब वह अपने से कोई भी नियम व कानून बना सकती है। इतनी बात समझ में। दूसरा, चूँकि संविधान सभा कार्य कर रही थी और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, ब्रिटिश सरकार भारत से पलायन कर गई, तो अब भारत की जो सरकार है उसका भी गठन नहीं हुआ था। इस कारण संविधान सभा को भारत की प्रथम आंतरिक संसद घोषित कर दिया गया, जिसका अर्थ था कि अब संविधान सभा को दोहरे दायित्व का निर्वहन करना था। डैट मीन्स डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, डबल लायबिलिटीज़ थी। पहला, संविधान सभा के रूप में देश के लिए संविधान बनाना, और दूसरा, देश के प्रशासन के लिए अन्य कानून बनाना, अर्थात संसद के रूप में कार्य करना, पार्लियामेंट के रूप में कार्य करना। अतः जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी तो उसकी अध्यक्षता, जैसा कि ऊपर बताया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, और जब वह संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर अर्थात गोपाल विष्णु मावलंकर जी करते थे, जो कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी बने जब नई सरकार गठित हुई। ठीक, साथ में भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अतिरिक्त और अंतरिम संसद की भांति कार्य करते हुए कुछ निम्नलिखित कार्य और भी किए, जिनका विवरण इस प्रकार है। भारत को राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया 1949 में। ठीक है, कब किया? 1949 में। उसके बाद में देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान स्वीकार करने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इस उद्देश्य के लिए संविधान ने मतलब कुल 11 सत्र आयोजित किए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का दिन संविधान निर्माण में लगाए। ठीक है, इस अवधि में संविधान के अंतिम प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई और उस पर लगने वाला कुल खर्च तात्कालिक मुद्रा में 64 लाख रुपया था। अंतिम दिन अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ और 2 दिन पश्चात संविधान लागू कर दिया गया। 2 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और इसी कारण हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और इसकी PDF हिंदी व इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इससे आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे समझने के लिए वीडियो को बार बार वॉच करें और अपने सहपाठियों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। डेली क्विज़ अलग अलग विषयों पर आपको सामने स्क्रीन पर दिए गए शेड्यूल के अनुसार डेली क्विज़ के रूप में रिवीजन क्लास आपको मिलती रहेगी और डेली करंट अफेयर्स भी सुबह 6 बजे आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।